नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण। आज हम पढ़ेंगे प्रबंधन के सिद्धांत। जो हमारा रह गया था उसमें से पढ़ेंगे। उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन कि भारत ने एफआईडी की सदस्यता कब ग्रहण करी थी। इस बात का आप क्वेश्चन देंगे मुझको कमेंट में। तो आप क्वेश्चन दीजिए। नहीं बनता है अगर आपसे तो मैं दूंगा ही सही। वैसे इसके ऊपर क्या है कि एफआईडी के ऊपर एक हमारा स्वतंत्र लेक्चर भी है, तो आप उसको देख लेना। सेपरेट लेक्चर है, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। इसमें आपके जो कोर्स हैं उससे रिलेटेड ही वीडियो आएंगे और उससे रिलेटेड ही वीडियो बहुत सारे बन भी चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। एग्ज़ामों में ये बहुत काम की चीज़ है, सीधे सीधे यहाँ से एमसीक्यू आते हैं। तो चलो देखते हैं। तो ये थे हमारे प्रबंधन के सिद्धांत और हमने कोऑर्डिनेशन तक कंप्लीट कर लिया था। अब बचा था हमारा रिपोर्टिंग और बजट निर्माण। तो दोस्तों आज हम सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से ख़त्म करेंगे। लेकिन ये जो बजट निर्माण है, बजट निर्माण में क्या चीज़ है साहब कि ये जो बजट निर्माण वाला जो है ये बहुत ठीक ठाक टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है। इसमें बहुत सारे एमसीक्यू भी बनेंगे और इसीलिए मैं इसको सेपरेट लेना चाहता हूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। छोटे मोटे जितने भी एमसीक्यू बने एक वीडियो में आपके कवर हो जाए। मोस्टली इससे जुड़े हुए एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको एक अलग टॉपिक में करेंगे। आज का तो ये जो टॉपिक है मुश्किल से 5-7 मिनट का टॉपिक होगा, तो देख लेते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है, आप देख लेना। यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर, पीडीएफ और वीडियो के नोटिफिकेशन, एमसीक्यू, करंट अफेयर, नॉवेल्स, आपको सभी चीज़ यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। और ये मेरा ईमेल एड्रेस है। तो आपको अगर कोई डाउट आ रहा हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मतलब स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए, यूँ नहीं कि आप बोल दोगे यार वो फ़ोन नहीं उठा रही, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट आ रहा हो तो बिल्कुल आप मेल कीजिएगा। मेल करेंगे ज़्यादा सही रहेगा, मैं आपके मेल का आंसर दे दूँगा। अब आता है अग्रेषित करना या रिपोर्टिंग करना। तो आप हिंदी में भी देख लो, इंग्लिश में भी देख लो और समझ लो इस चीज़ को कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है साहब। तो प्रबंधकीय क्रिया का अर्थ है कि समय समय पर अपने उच्च अधिकारियों एवं पाठकों को सूचित करते रहें कि संगठन की क्या उपलब्धियां रही, क्या कमियां रहीं। ठीक है। तो रिपोर्टिंग कब क्यों करते हैं, क्योंकि क्या उपलब्धि रही और क्या कमी रही है हमारी, हम उस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारी उपलब्धि रही और जो भी हमारी कमी रही है हम उस चीज़ को ध्यान में रख के कार्य करते हैं। ठीक है। अब फिर किस तरह से हम बताते हैं साहब हमारी रिपोर्टें किस हिसाब से जाती। तो रिपोर्ट जाती है तो मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक प्रतिवेदन। जो प्रतिवेदनों ये वो थोड़ा देख लेना। तो मासिक, अर्धवार्षिक प्रतिवेदन जो जिनके द्वारा सूचित करना किसी क्रिया के अंतर्गत आता है। प्रतिवेदन का उपयोग केवल निजी उपयोग के लिए किया जाता है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये एमसीक्यू है। प्रतिवेदन का उपयोग मतलब निजी उपयोग के लिए किया जाएगा, तो किसका? प्रतिवेदन का। हम जो भी प्रतिवेदन देते हैं उसका उपयोग निजी उपयोग के लिए किया जाता है। किस चीज़ के निजी उपयोग? कंपनी या व्यक्ति से संबंधित संगठन या किसी भी कार्य क्षेत्र के संगठन अपने निजी उपयोग के लिए प्रतिवेदन का उपयोग करते हैं। ऐसे प्रतिवेदन तकनीक, गतिविधियां एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों पर आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं और जनसंपर्क का कार्य करते हैं। जनसंपर्क का कार्य कैसे करते हैं? ये बात तो ठीक है कि प्रतिवेदन आया है किसी कंपनी का, तो वहाँ पे क्या है कि जो भी उपलब्धि है, जो भी चीज़ है वो सारी उनने दे दी।
लेकिन जनसंपर्क का कार्य ऐसे करते हैं कि अगर किसी को कुछ जानना है तो वो सबसे पहले उस कंपनी का प्रतिवेदन देखेगा, जो भी लास्ट ईयर आया था या लास्ट मंथ आया था वो, तो उससे उस कंपनी की स्थिति का पता लगता है और उसके जो भी डाउट है वो क्लियर होता है। तो जो लोग हैं, लोग उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर हम देख लें, हमारे पास में BSNL है साहब, कंपनी भारत सरकार की कंपनी है। अभी तो खैर सरकार ने उसकी हालत ठीक नहीं रखी, ख़राब कर दी। लेकिन अगर आप देखें तो आप उसका अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो जब वो बनी थी, आप उस टाइम का प्रतिवेदन देखेंगे तो उसमें उसकी उपलब्धियां थी। तो उसे देख के लोग उससे और जुड़े ताकि वो उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। फिर आते हैं साहब कि जो भी अग्रेशन मतलब रिपोर्टिंग के विभिन्न भागों में अंतर्क्रिया का संचार होता है और निर्णायकों को निर्णय लेने में सहायता व इसके द्वारा सही निर्णय लिया जा सकता है। तो सीधी सीधी बात है कि जो भी अंतर्क्रिया है, अंतर्क्रिया मतलब एक कोई संगठन है, वो आपस में जुड़े हुए हैं आपस में, तो उनमें क्या रिपोर्ट्स का आदान प्रदान होता रहता है और वो जितनी भी रिपोर्ट्स रहेगी उनको देख के ही किसी आधार पर पहुंचते हैं और वहीं से वो निर्णय लेते हैं। अगर रिपोर्ट से नहीं होगी तो किसी को क्या पता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ चल रही है। तो ये सारी जो खबर है इधर से उधर जो जाती है, इसको रिपोर्ट ही तो बोलते हैं। और क्या बोल सकते हो आप खबर को? रिपोर्ट, सूचना। तो इसके द्वारा सही निर्णय लिया जा सकता है। आइए अब अपन देखते हैं कि हम कितनी प्रकार से रिपोर्टिंग करते हैं। तो रिपोर्टिंग हमेशा 2 प्रकार से करते हैं, ध्यान रखना। पहला होता है लिखित रूप में, जैसे कि हम स्टाफ की हैंडबुक, मैनुअल, मैगजीन और सूचना और न्यूज़ वीक और मेमोरेंडम, प्रतिवेदन आदि। तो अगर आपको देखना है कि स्टाफ हैंडबुक क्या होती है, हम जैसे जाते हैं किसी भी संगठन में तो वहाँ पे क्या एक बुक होती है, उस बुक में आपका सारा रिकॉर्ड लिखा होता है। तो आप जिस दिन भी जाते हैं उस दिन वहाँ पे क्या है, आपकी जो भी हैंड राइटिंग, जो भी नोट्स है, आप आए, आपने वहाँ पे कुछ भी लिखा आपका नोट, तो उससे एक पहचान रहती है कि हाँ आपने आज ये काम किया है। उसके बाद में आती है मैनुअल या मैगजीन। ये संगठनों के लिए होती है कि जो भी संगठन में कार्य करने के मैनुअल डिसाइड होते हैं, वो भी लिखित रूप में सूचनाएं हैं और वो रिपोर्ट है एक हिसाब से। फिर उसके बाद में मैगजीन, जो भी संगठन की उपलब्धि और जो भी उसके निष्कर्ष निकलते हैं वो सारे मैगजीन में प्रकाशित होते हैं। न्यूज़ वीक मतलब जितनी भी न्यूज़ है आप उसके साथ में बने रहते हैं और सूचनाएं ग्रहण करते रहते हैं। मतलब जितनी भी सूचनाएं हैं वो हमको न्यूज़ के माध्यम से तो मिलती है। मेमोरेंडम क्या चीज़ होती है? मेमोरेंडम किसी संगठन द्वारा दिया जाता है जिसके अंदर उसकी खास उपलब्धियां शामिल होती है। और फिर एक तरह से होती है रिपोर्टिंग, कैसे? मौखिक रूप से सर से कह देते हैं कि अरे यार सर मैं नहीं आऊँगा, मेरे को कोई बुखार आ रहा है या कुछ काम है। तो ये सारी चीज़ हम टेलीफोन से भी कर सकते हैं और वहाँ पे जाके बोल भी सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मौखिक रूप में टेलीफोन द्वारा आमने सामने वार्तालाप समूह की बैठक बुलाकर स्टाफ को सूचित या अवगत किया जा सकता है। अब ये जो ग्रीन में लिखा है ना, ये थोड़ा खास है। अधिकांशतः किसी भी संगठन में अग्रेशन लिखित रूप से ही होता है साहब। अग्रेषण नहीं है, अग्रेषण है। तो टोटल मिला के अधिकांश किसी भी संगठन में रिपोर्टिंग राइटिंग मतलब लिखित रूप में ही होती है और अपने अधिकारियों को सूचित करने के लिए लिखित सूचना ही दी जाती है, क्योंकि मौखिक का कुछ आधार होता नहीं है। और फिर लास्ट में अगर कुछ खेल बिगड़ जाए, मान लो कि कहीं पुलिस वालों की ड्यूटी लगी है, पुलिस ने अपने जो भी वहाँ पे तैनाती की है, अगर वो जगह छोड़ देगा वहाँ से ऐसे ही सर से बोल के कि सर मेरे को 2 मिनट का काम है, मैं आ रहा हूँ, और उसने जगह छोड़ दी और उसी टाइम पे कोई दुर्घटना हो गई तो किसकी जिम्मेदारी है? इसलिए लिखित रूप में वहाँ से उनको परमिशन लेना पड़ती है अपनी जगह छोड़ने से पहले। अब हम देखेंगे कि साहब रिपोर्टिंग में कुछ कठिनाइयाँ होती है और ये यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आया था साहब, काहे में?
DSSB की एग्ज़ाम में। तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। इसमें है अतिथियों का अंतर्राष्ट्रीय मिथ्या निरूपण लिया गया मिस प्रेजेंटेशन। मतलब आप किसी चीज़ को क्या समझते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल अपन लेते हैं कि कन्फ्यूज़न अगर किसी चीज़ के लिए हो जाए, इंटरनेशनली अगर कोई चीज़ है, जैसे कि हमारे यहाँ पे भारत में अपन बोलते हैं, यार इसका एग्ज़ाम्पल तो अभी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आप यूँ समझ लो कि हम लैंग्वेजेस का ही डिफरेंस ले लेते हैं। हमारे भारत में बोलते हैं बरगद का पेड़ और विदेशों में बोलते हैं बेनियन ट्री। तो अगर कोई विदेशी आएगा और वो आके यूँ कहते कि बेनियन ट्री के बारे में कुछ लिख दे और किसी को पता ही नहीं है यहाँ पे विदेशी लैंग्वेज, तो वो क्या करेगा, वो बेनियन ट्री को ढूंढते रहेगा, चाहे बरगद के नीचे बैठ के ढूंढे, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाएगा। तो इस हिसाब से क्या वो जवाब नहीं दे पाएगा ना सामने वाले का। तो ये रिपोर्टिंग में एक कठिनाई है। फिर प्रतिवेदन में अधूरी सूचनाएं। अधूरी सूचनाएं ऐसी कि कोई सी चीज़ है तो कोई सी चीज़ को आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, अधूरी सूचना दे रहे हो। जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पे साहब 4 लोगों का एक्सीडेंट हो गया या 20 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, ठीक है, लेकिन किस प्रकार से हुए, कोई तथ्य नहीं है, कोई आपने उनकी रिपोर्टिंग भी नहीं करी है, ना आपने उनके टेस्ट कराए, ना आपने उनके सैंपल लैब भेजे, कब उनकी टेस्टिंग हुई ये भी नहीं आपको पता है, बस आपने बोला कोरोना हो गया। तो ऐसे कैसे हो गया, कुछ तथ्य होना चाहिए। तो ऐसी अधूरी जो सूचनाएं होती हैं उनसे भी रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम आती है। फिर आती है संगठन की विशालता एवं जटिलता। संगठन की विशालता और जटिलता का अनुमान आप इसी बात से लगा लो कि भारत बहुत बड़ा देश है। इसको अगर आप एक पूरा संगठन मान के चलें तो सोचो कितनी पब्लिक है और कैसे ये एक दूसरे को रिपोर्टिंग करेंगे। सेम इसी प्रकार संगठन ज़्यादा बड़ा है, आपने आज पत्र लिखा और आपको आंसर 7 दिन बाद मिल रहा है। मान लो अमेरिका की कोई कंपनी है, उसमें आप कार्य करते हैं, तो आज का टाइम तो ऐसा है कि आज आपने मेल किया, वहाँ से रिसीविंग आ गई और आपके मेल का आंसर आ गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अगर आप किसी को मोस्टली लिखित रूप में कुछ सा भी पत्र वगैरह भेजते हैं तो 7 दिन में उसका आंसर आता, 8 दिन में उसका आंसर आता। तो ये जो संगठन की विशालता एवं जटिलता है ये समय पे भी निर्भर करती है। रिपोर्टिंग जो है समय पे भी। और इसी के ऊपर एक MCQ आया था कि जो भी अग्रेशन में जो कठिनाई होती है उस कठिनाई में मुख्यतः किसके ऊपर, मतलब मुख्यतः कठिनाई क्या आती है। तो उसमें ये सारे ऑप्शन तो नहीं थे, लेकिन उसके अंदर लिखा था समय। तो समय की कठिनाई बहुत आती है रिपोर्टिंग में। क्या आज आपने कोई रिपोर्टिंग करी है या आज आपने कोई आंसर चाहा है तो आपको आपका आंसर बहुत टाइम बाद मिलता है। फिर आता मुख्य प्रबंधक द्वारा सलाह एवं दृष्टिकोण को नकारना। कि साहब आपने कोई सी सलाह दी, मैनेजर साहब मान ही नहीं रहे, मैनेजर साहब को लगा आगे हैं इसको क्या पता, जबकि क्या पता आप सही बोल रहे हो। तो यह भी एक रिपोर्टिंग में बाधा डालता है। फिर आता है अधीनस्थ कार्यकर्ताओं में इस क्रिया द्वारा मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न होना, जिससे किसी समस्या को समझने में कठिनाई होती है। जैसे बहुत बार होता है कि कोई कार्य करता है तो आप उसको बताते हैं अगर आप लिखित रूप में दे देंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आप वैसा हो जाएगा, लेकिन वो सब चीज़ गलत है। अगर कोई लिखित रूप में अपनी समस्या बताता है तो उसको उसका समाधान मिलेगा, उसका कोई दूसरी तरफ से मतलब उल्टा फ़ायदा नहीं उठा सकता इस तरह से। तो इसके मतलब है ना, भय नहीं होना चाहिए। जो भी मौके पे घटना घटी है उसकी सही सही रिपोर्ट बनाकर हमें उच्च अधिकारियों को देना चाहिए। इसके बाद में आता है अधीनस्थ वर्ग के ऊपर मानसिक दबाव बनाना, जिससे उनको लगता है कि उक्त प्रस्ताव से उनका कार्य बढ़ेगा। तो टोटल मिला के बात ये है कि लोग बाग डराते हैं कि करूँ रिपोर्ट करूँ, अरे तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम्हारी रिपोर्ट करूँ क्या, ऐसे करते हैं। तो उससे क्या कार्य का दबाव बढ़ता है और उसको लगेगा कि कार्यभार बढ़ेगा, इसलिए वो क्या रिपोर्ट ही नहीं करते हैं कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना आपने पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, क्या नोट्स बनाए, आप किसी को नहीं बताते।
तो संस्था में सभी व्यक्तियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए संप्रेषण व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। सफल संप्रेषण हेतु सूचना देने वाला और सूचना पाने वाला जो भी विषय वस्तु होती है उनका एक सा अर्थ बोध कराने में समर्थ होता है। मतलब टोटल मिला के एक सा अर्थ हमको प्रतीत होता है कि हाँ भाई संप्रेषण में ये सारे कार्य होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ये था। अब हम हमारा क्वेश्चन देखेंगे। तो भारत ने FDI की सदस्यता कब ग्रहण की थी? तो इसका आपके हिसाब से सही आंसर क्या होगा? आपके हिसाब से सही आंसर ये या ये? लेकिन मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इसका सही आंसर ऑरेंज कर लेते हैं, फिर अपने को अच्छे से समझ में आएगा कैसे। थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। दिख रहा भाई? आपका सही आंसर है 1948। 1948 में भारत ने FID की सदस्यता ग्रहण करी थी। इसको ऐसे ही कर देते हैं। ये 1948 में भारत ने FID की सदस्यता ग्रहण करी थी। फिर 1957 में क्या हुआ था साहब? 1957 में क्या हुआ था साहब? 1957 में हुआ था कि ये जो अपने रंगनाथन जी थे, रंगनाथन साहब को मानद उपाधि दी थी FID ने। इनकी मानद उपाधि FID ने दी थी, ये भी चीज़ याद रखना। 1952 में क्या हुआ था? 1952 में इंसडॉक इसका राष्ट्रीय सदस्य बना था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। 1975 में क्या हुआ था इन दोनों में? 1975 और 1965 में इसमें FID ने मुंबई में क्या करा था? मुंबई में वर्गीकरण सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो 1975 एवं 1965 में आयोजित किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा मेरे प्रवीण के साथ, और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, कर दो यार। एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या 1 या 2 मिनट भी नहीं लगता। तो सब्सक्राइब कर दो, हमें मोटिवेट करते रहो, हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।